हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम लोग बात करते हैं ये गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वर्सेस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। मैंने आपको बताया था ना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। अब आप एक मिनट दो ज़रा मुझे यहाँ पर। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको जो ETF के बारे में हम पढ़ रहे थे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में, उसमें हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था। रूल क्या मतलब, एक चीज़ देखी थी हम लोगों ने कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो सकते हैं और उनमें से एक हो सकता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब अगर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो फिर सरकार ने पेपर गोल्ड भी तो इंट्रोड्यूस करा था एक प्रकार से सॉवरेन गोल्ड स्कीम के अंतर्गत। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था अभी कुछ लेक्चर पहले। तो वो अलग कैसे है, बस ये आपको राइटर बता रहा है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर चलते हैं और चलते हैं ETF की तरफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरफ। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ये रहा अपना गोल्ड वाला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कितने हैं? अभी 13 हैं। ठीक है, और कोटक वालों का है, SBI वालों का है, HDFC वालों का है, ICICI वालों का है, एक्सिस बैंक वालों का है और IDBI वालों का है। तो क्या रेट है इसका, किसी का भी अगर हम इसको देखें, ₹58 इसका रेट है। और अगर हम इसको देखें, किसी को भी HDFC वाले को देखें, इसका रेट है ₹51। और IDBI वाले को देखें, इसका रेट है ₹5380, ₹84। ठीक है, अब ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से अलग कैसे होता है? ठीक है, देखो, टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू गोल्ड ETF, इट इज एक्चुअली लोअर देन एक्चुअल रिटर्न ऑन गोल्ड। अब गोल्ड के ऊपर एक्चुअल रिटर्न आपको कब मिलता है? जैसे अब यहाँ पर समझ जाना किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, वो जो आप पेपर गोल्ड ले रहे हो उस कंटेक्स्ट में। एक्चुअल रिटर्न, सबसे पहले आपको राइटर समझा रहा है कि राइटर बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पर एक्चुअल रिटर्न से। एक्चुअल रिटर्न पर ग्राम कैलकुलेट करा जाता है। इट इज अज्यूम्ड एज प्राइस ऑफ गोल्ड पर ग्राम। आप आसान भाषा में, देसी भाषा में जो हमारे घर पे जो यूज़ होता है, हमेशा गोल्ड के कंटेक्स्ट में एक वर्ड तो सुना होगा, 1 तोले की चेन, 2 तोले की चेन, 3 तोले की चेन। पहले मुझे बताओ, इतना सुना है? दूसरा शब्द आप लोगों ने क्या ये सुना है कि प्योर गोल्ड कितना 24 कैरेट होता है, ये सुना है? ठीक है, अब वापस आओ। एक्चुअल रिटर्न पर ग्राम के बेसिस पर कैलकुलेट करा जाता है एंड इट इज अज्यूम्ड एज प्राइस ऑफ गोल्ड पर ग्राम ऑन ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑन द सेल ऑफ ऑन द डेट ऑफ सेल। ठीक है, माइनस मतलब गोल्ड का प्राइस 1 ग्राम के हिसाब से कितना था जब आप उसको बेचने जा रहे थे जिस डेट पे, माइनस जब आपने उस गोल्ड को उतने ही ग्राम का गोल्ड वो परचेज करा था। छोड़ो उसको, ग्राम हटाओ, मैंने आपको बोला ना, आप मान के चलो 1 तोले की चेन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जब उसको परचेज करा, मान लेते कि आपने उसको लिया 50,000 की आपने चेन ली। ठीक है, उसी 1 तोले की चेन को ये आपने ली साल 2021 में। साल 2023 में आप जब इसको बेचने जा रहे हो, ये बिक रही है 49,980 रुपीज़ की। आपका जो एक्चुअल रिटर्न है, आप पॉजिटिव में हो अभी कि नेगेटिव में हो, बताओ? नेगेटिव में ना। और यही अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ₹65,000 की हो गई है, तो पॉजिटिव में। ठीक है, तो टोटल रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप गोल्ड ETF के थ्रू करते हो, इट इज़ वेरी लोअर तो नहीं, लेकिन इट इज़ लोअर देन एक्चुअल रिटर्न ऑन गोल्ड, whereas it is higher than the actual return on gold in case of sovereign gold bond। याद है आपको, एक तो डिविडेंड भी मिलता है, हर साल का ब्याज भी मिलता है। श्रेया बताया था मैंने पेपर गोल्ड को खरीदने का, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत।
और प्लस जब गोल्ड का रेट बढ़ेगा तब वो उसका भी पैसा मिलेगा। क्यों? ड्यू टू इंटरेस्ट पेड ऑन द बॉन्ड ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड। और कितने साल तक के लिए सरकार कहती है कि इसको होल्ड करो? 8 साल। 8 साल, वैसे 8 साल। और खींच कब सकते हो, मतलब कब, मतलब मिनिमम 5 साल के अंदर, ठीक है। तो अनलाइक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो गोल्ड ETF होते हैं, दे कैन बी यूज एज कोलेट्रल फॉर लोन। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो उसको तो आप लोन के तौर पर यूज़ कर सकते हो। गोल्ड ETF कांट बी यूज, इट कैन नॉट बी यूज एज अ कोलेट्रल फॉर लोन। कोलेट्रल मतलब गिरवी रखने की चीज़, ठीक है। सोना पे सिर्फ गिरवी रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। अब गोल्ड ETF को आप कोलेट्रल के तौर पे रख नहीं सकते। देखो यार, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जितनी ये अपनी अब हमारी बुक जो ये ज्ञान पेलती है ना कि आप ये रख नहीं सकते हो, वो नहीं रख सकते हो, यार ये प्राइवेट लोगों की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होता है। मयूर जैसा कोई एक ज्ञानी ट्रेडर है जिसको पता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है गोल्ड ETF की, तो वो कहेगा हाँ सर आप दे दो मेरे को अपने धन का एक्सेस अपना, मैं गोल्ड ETF आपका आप मेरे में ट्रांसफ़र कर दो अपना लॉगिन ID देकर, जो भी जैसे भी आपको करना है, और आप मुझसे इतने पैसे ले लो, है ना। अब बाकी लोगों को नहीं पता तो वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं सोने की चेन देने बैठूँ किसी को तो भीड़ जमा हो जाएगी मेरे आसपास कि हाँ भाई दे दो, कोई बात नहीं, इतने पैसे बोलोगे थोड़े ज़्यादा ही ले लो, 3-4 हज़ार रुपये, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले सालों के अंदर गोल्ड का भाव बढ़ेगा। मैंने ETF के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरा, आई थिंक मैंने शायद आपको इस पोर्टल से पूरा वाकिफ़ करवा दिया था। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, पुट कॉल, जो भी हमारे इसके अंदर आया था, मैंने आपको पुट के बारे में, कॉल के बारे में, कहाँ गया हमारा पुट कॉल, ये ठीक है, पुट कॉल ऑप्शंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग सब कुछ दिखा दिया था, लाइव भी दिखा दिया था, सारे रेट्स वेट्स करके, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहा जरा, हमने क्या डिस्कस करा था, हमें तो कुछ कैलकुलेट वैसे ही नहीं करना पड़ता है। मैं क्या ETF के ऊपर, मैं क्या गोल्ड के ऊपर, ये दिख रहा है ना 1 साल के अंदर कितना रिटर्न देखा, ये तो साला रिटर्न ही नहीं दे रहा श्रेया, 0%। ठीक है। इसके बाद कोई अच्छा रिटर्न दे रहा है, सारे वैसे 11-11 दे रहे हैं, लेकिन 11 में सबसे ज़्यादा क्या दे रहा है यार, मैं बता रहा हूँ ना क्या कर रखा होता है इन्होंने यार, मैं बताता हूँ कैसा होता है वो। यहाँ पर गए और कमोडिटीज़ पे गए, और मैं आपको गोल्ड की तरफ लेके चलता हूँ। ये गोल्ड के अलग अलग चीज़ें देख रहे हो, एक किलो का गोल्ड को सिर्फ गोल्ड कहते हैं, 8 ग्राम वाले को गोल्ड गिनिया कहते हैं, 100 ग्राम वाले को गोल्ड माइक्रो कहते हैं, और 1 ग्राम वाले को गोल्ड पेटल कहते हैं। गोल्ड पेटल याद है सबसे प्यारा, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर आप जाओ गोल्ड पेटल के ऊपर, और आपकी एक्सपायरी 31 अगस्त की है, 29 सितंबर की है, 31 अक्टूबर की है। याद है आपको लग रहा था कि आप गोल्ड जो है वो बढ़ेगा अक्टूबर तक, धनतेरस आने वाला है, दिवाली आने वाली है, इसको बाय करो। कितना देना है? सिर्फ 552 रुपीज़, सिर्फ 552 रुपीज़। और मयूर 30x की लेवरेज आ गई है यहाँ पर धन पर, कमोडिटीज़ में 30x तक की, ठीक है। आज से हम देख रहे थे ना सुबह, श्रेया कुछ देख रहे थे, 34x की लेवरेज मिल रही थी हमें उसके अंदर, बहुत कम, मतलब वो पैसा लगाने पे, है ना। तो ये है 500 लेवरेज, मतलब एक्सचेंज आपको पैसा दे देगा, आपको उतना पैसा खुद से नहीं लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये देखो, ये जो 1 ग्राम है ना, ये लेवरेज मिल रही है 10 गुना की, 10x की लेवरेज मिल रही है। ये एक्चुअली 5000 समथिंग का है, 5500 का, 10 गुना पैसा एक्सचेंज दे रहा है आपको, तो आपके लिए 552 रुपीज़ का है। अब मेरा क्या है कि मैं इसके 10 लॉट बाय कर सकता हूँ, एक लॉट में 1 ही यूनिट है वैसे तो, लेकिन 10 मैंने बाय कर ली। अभी मेरे को अगर मैंने 10 लॉट जो बाय करे, मुझे 50,000 रुपये देने पड़ते, लेकिन एक्सचेंज धन ऐप मेरे को कह रही है कि हम दे देंगे तुम्हारी साइड से, कोई बात नहीं, और तुम ट्रेडिंग करो 5,000 रुपये लगाकर 10 लॉट। यानी कि अगर एक गोल्ड पेटल हल्का सा, अब पता है गोल्ड पेटल क्या होता है? गोल्ड पेटल होता है गोल्ड पेटल होता है मिठाइयों के ऊपर जैसे वो परत जमाता ना मिठाई वाला, और ये पेपर रखे, इतना पतला होता है गोल्ड पेटल, ठीक है। वो होता है 1 ग्राम का। अब आप इमेजिन कर सकते हो ना कि 1 ग्राम वाली चीज़ होगी क्या, कितना ही वजन होगा उसके अंदर। सबसे बढ़िया होता है, सिल्वर कहाँ हो गया, अच्छा हाँ, सबसे बढ़िया होता है सिल्वर माइक्रो, जो मैंने आपको दिखाया था 1 किलो का, कोई ज़्यादा वो नहीं। मार्केट देखो अभी भी चल रही है, देखो मार्केट चल रही है, अगर आप ध्यान से देखो ये रेट चेंज हो रहा है, और इस पर अगर आप जाओगे कुछ नहीं देना, 8000 के आसपास एक उतर का, आराम से दूर का बाय कर लो। और मैंने आपको क्या बताया था, एक बाय कर लो, एक सेल कर दो, आपकी जहाँ एक्सपेक्टेशन लगती है, आपको लगता है कि ये कर को बढ़ने वाला है, गिरने वाला है, आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। अब जैसे ये 24 फरवरी का है, अब लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपको लगता है कि सेंटीमेंट्स हैं और क्या कहते हैं ये बढ़ सकता है, जो भी हो सकता है,
तो आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आज हम इसको देखें, आज के अंदर ये कितनी मूवमेंट देख चुका है। अगर आपने इसको यहाँ पर बाय करा होता, ये कहाँ गया, 16 तारीख ना, ये यहाँ पर 73,185, ये यहाँ पर जा चुका है लगभग 73,666। एक दिन के अंदर 500 रुपये का प्रॉफिट आपको दे चुका होता आज में, ठीक है। हाँ, लेकिन हम पहले बात कर रहे थे रिटर्न्स की। इसमें रिटर्न में सबसे ज़्यादा मुझे 11.88 ये दिख रहा है। IDBI का गोल्ड ETF कितने का है, 5,300 रुपये का। उसके बाद इससे कम रिटर्न किस में है, 11.30 वाले में दिख रहा है, 37 है, 37। ये कितने का है, इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF, ये भी 5,211 रुपये का है। फिर इसके बाद मुझे दिख रहा है 11.34 UTI का गोल्ड ETF, ये सही है 50 रुपये का। इसके आराम से हम 100 ले सकते हैं 5,000 की, जितने में वो एक मिल रहा है ये 100 मिल जाएंगे, ठीक है। रिटर्न भी अच्छा दे रहा है 11.34 का। लेकिन अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ जाओ ना, तो वो गोल्ड का रेट बढ़ेगा, उसका भी रिटर्न मिलेगा, आपको डिविडेंड भी मिलेगा उसके ऊपर, और आपका प्रॉफिट भी मतलब मुनाफा ज़्यादा होता है। मतलब एक्चुअल जो आपको गोल्ड बेचने पे पैसा मिल सकता है, उससे ज़्यादा पेपर गोल्ड पे मिल सकता है। तो आज के बाद आपके घर वाले जब भी गोल्ड वो करें, कुछ भी करें, तो आप कुछ मत करो, आप ही उनको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करवाओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर, और यहाँ पर आप उसको बाय कर सकते हो। उसके बाद जब आपके घर में कोई भी शादी ब्याह या कोई भी माहौल हो, जब आपको एक्चुअल मतलब वो ख़रीदना हो, तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। उसने ये भी बोल रखा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, अभी कुछ आने वाला है क्या, 3 अप्रैल था, ओके, ये जून जुलाई, – 29 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक प्रीमियम इतना लोगों को मिला है। और देख रहे हो इसको भी रखने के वो जो जैसे मेरे स्टॉक मार्केट के अंदर ये है ना, ये देखो मैं गया यहाँ पर माय प्रोफाइल, याद है ये मेरे स्टॉक्स को संभालता है CDSL, है ना। यहाँ पर देखो ये भी आपके जो संभालेगा NSDL या CDSL संभालेगा। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे ये गोल्ड बॉन्ड का, फिर गोल्ड ET नहीं कहाँ जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है। और बॉन्ड का प्राइस भी ऐसे डिटरमाइन होता है वहाँ पर ना, सरकार मतलब अपने हिसाब से मतलब डिटरमाइन करके देती है, वो भी बायर्स एंड सेलर्स के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है हर चीज़। जो भी ये देखो, ये सारी चीज़ें ट्रेड ही तो होती है ना, ये तो रूल सीख गए ना चैप्टर का, सारी चीज़ों की ट्रेडिंग हो रही है एक तरीके से, चाहे वो मार्केट के अंदर हो रही है और मार्केट के बाहर हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को आप स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड ना करो तो उसको फॉरवर्ड कहोगे, है ना। और करेंसी के अंदर अगर कर रहे हो तो उसको स्वैप कहोगे। EUR INR दिखाया था मैंने आपको, आई थिंक, है ना, इसके कंटेक्स्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक तरीके से ट्रेड हो रहा है। और ट्रेड के अंदर एक रूल होता है कि बायर और सेलर होना चाहिए। फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहते हैं कि हमने पढ़ा था ना, आज एक नई टर्म पढ़ी थी कि स्टॉक्स के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए, वहाँ पर सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मिल जाने चाहिए, तभी तो म्यूचुअल फंड इतना मतलब आसानी से बिक जाता है और बाय हो जाता है, क्योंकि वो इंडेक्स का एक कॉम्बिनेशन से बना होता है। और अब आपको आज के बाद म्यूचुअल फंड पे यकीन है, लेकिन उससे बढ़िया आप अपना खुद का भी म्यूचुअल फंड बना सकते हो, थोड़ा सा मतलब एक नॉलेज लेकर। ये भी मैंने सिखा दिया कि कैसे बनाओगे। और आपको इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा लगा था, ये तो मैं पूछा ही नहीं मैंने। इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं या फिर बॉन्ड वाली जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, या हाइब्रिड अच्छे होते हैं, बताओ आप किस में अपना पैसा लगाना चाहोगे। जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज कहे कि हम सिर्फ आपका स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड के अंदर पैसा लगा रहे हैं, या बैलेंस करके लगा रहे हैं, बैलेंस। और अगर आपको बिल्कुल सेफ गेम रखना हो, बिल्कुल सेफ गेम के भाई मुझे 1% का लॉस नहीं चाहिए, इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है।
मनी मार्केट वाला, शॉर्ट टर्म फंड वाला, बिकॉज ये टी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कौन सा? हाँ, ये भी बॉन्ड के अंदर वो करते हैं, वो भी ठीक है, यहाँ पर आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कभी कभार ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का भी खरीद लेते हैं ना ये बॉन्ड। बैंकिंग तो रहता है, लेकिन ट्रेजरी बिल्स तो कंप्लीट तरीके से कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है दूसरे सेक्टर्स की, है ना। और दे ऑफर 1 to 2% हायर रिटर्न देन द सेविंग बैंक अकाउंट। रिटर्न कम मिलेगा बट दे आर कंसिडर वेरी वेरी सेफ। ठीक है, तभी तो वो ऐड आती थी, वो म्यूचुअल फंड सही है। हाँ हाँ, टाइम नहीं समझाता कि कौन सा म्यूचुअल फंड है और जल्दी जल्दी बोल के निकल जाता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल द रेटेड डॉक्यूमेंट्स। आज दोपहर में ऐड आ रही थी, हाँ उससे भी ज़्यादा 2x से भी ज़्यादा मैं आज दोपहर में ऐड आ रही थी। मैंने पापा से बोला, मैं कहा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे? कह रहे ये जुआबाजी होती है, इन सब पे पैसे मत लगाना, कभी ये फालतू में डूब जाएंगे। मैं कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब चलो मैं कुछ आपको और हायर लेवल के ट्रेडिंग के टर्म्स बताता हूँ, ठीक है। एक है सॉवरेन वेल्थ फंड। सॉवरेन वेल्थ फंड इट इज प्राइमरीली ओन्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट या फिर एक ऐसी एंटिटी दैट इज कॉमनली इस्टेब्लिश फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लसेस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट किसकी होती है? किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन जनरली बीओपी हम कहाँ टर्म यूज करते हैं? सरकार एक साल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना करती है उसमें से हम क्या देखते हैं कि एक्सपोर्ट से आया हुआ रेवेन्यू ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू इंपोर्ट करवाने के लिए जो रेवेन्यू हमें देना पड़ा हो, है ना। यानी कि हम प्रॉफिट में हैं या फिर डेट में हैं, हम सरप्लस में या डेफिसिट में हैं, राइट। कंट्री को अभी यहाँ पर साइड करो एक बार के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट तो जान गए, मुझे उसको समझाने के लिए कंट्री को यूज़ करना पड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो, सॉवरेन वेल्थ फंड कंट्री के द्वारा ही ओन करे जाते हैं या फिर ऐसी एंटिटी के द्वारा भी, मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। और इसको इस्टेब्लिश करा जाता है अगर देश का बीओपी या उस एंटिटी का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस के अंदर है, या फिर ऑफिशियल फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस, या फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हो सरकार की भाषा में या फिर उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भाषा में? एक्स्ट्रा इनकम बची है तो बिजनेस कर फॉर एक्स्ट्रा इनकम। हर कोई चाहता ना मयूर, अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो वो रोटेट हो, सर्कुलेट हो, ताकि पैसे से पैसा बन सके, राइट। $10 कम होते हैं मयूर, $5 कम होते हैं, $3 कम होते हैं, कंसिस्टेंट अगर आपके पास आ रहे हैं डेली बेसिस पर, आवरली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, है ना। तो एक्स्ट्रा इनकम बची है तो बिजनेस कर, और बिजनेस कर फॉर एक्स्ट्रा इनकम, यही पर्पज से ये स्टैब्लिश कर जाती है। यानी कि आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सरप्लस या फिर फॉरेन करेंसी को ऑपरेट करके एक्स्ट्रा प्रोसीड्स, या फिर प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में उनके पास जो एक्स्ट्रा फंड है वो। अब ये जो फंड्स हैं, दीज फंड्स जनरली इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब एक्चुअली वो सॉवरेन वेल्थ फंड के बारे में बता रहा है कि इसको जो भी स्टैब्लिश करता है वो इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को, एक्स्ट्रा पैसे को, इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। एक जो सॉवरेन वेल्थ फंड होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अच्छे रिटर्न पाना ओवर अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन रेदर देन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। सिंगापुर की सरकार ने एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जो है, एक बॉडी है उनकी, उन्होंने सबसे पहला दुनिया का सॉवरेन वेल्थ फंड जो है वो निकाला था। उसके बाद सैंटियागो प्रिंसिपल्स आर लेड डाउन, जो कि ये बताते हैं कि एक सॉवरेन वेल्थ फंड मस्ट कंपल्सरीली इन्वेस्ट फॉर गुड रिटर्न्स, और उसका स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि देश की जनता भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। हाउएवर
दीज रूल्स अप्लाई ओनली टू कंट्रीज जो वॉलंटियरली इनको फॉलो करना चाहें। हमारे देश में सबसे पहला सॉवरेन वेल्थ फंड भारत की सरकार ने कौन सा एस्टैब्लिश करा? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये इसी की तरह एक प्रकार से हमने ये पढ़ा था ना, कहाँ गया ये, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह है। याद है ना, मैंने आपको बताया था ये म्यूचुअल फंड की तरह वर्क करते हैं और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ जाती है। तो बताओ इसमें पैसा लगाना चाहोगे क्या? टोटल गवर्नमेंट की बैकिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेट हो रहा है हमारे देश में। ये पैसा लगाना सही है यहाँ पर? ठीक है। और हमें कुछ देखना है यहाँ पर, हमें कुछ माथापच्ची करनी है यहाँ पर। नहीं है ना। उसके बाद ESG फंड्स, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये आप GS पेपर 3 एज वेल एज GS पेपर 4 एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों जगह पर एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स GS पेपर 3 में भी आता है, EVS के सेक्शन में, GS पेपर 4 में भी आता है। तो एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस मतलब देखो, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए बड़ी सारी स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह आएंगे, वो फेयर गवर्नेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन ये सब करते हुए हमें पर्यावरण का ध्यान भी रखना है। इससे मिलकर ये टर्म बना है ESG। तो ESG इन्वेस्टिंग इज यूज सिनोनिमसली विद सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग और सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। जब आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ESG फंड जो है वो इट शॉर्टलिस्ट कंपनीज जो कि हाई स्कोर करती हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसके बाद वो उस कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर को देखने में मदद करता है। तो ESG फंड जो है इट हैज स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम इन इंडिया। जो फंड मैनेजर्स हैं वो ये कहते हैं दैट कंपनीज विल बी फोर्स्ड टू फॉलो बेटर गवर्नेंस, एथिकल प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री इंसाइडर्स ये कहते हैं जैसे टोबैको कंपनीज है और कंपनीज जो कि एंगेज है कोल बिजनेस के अंदर, दे में फाइंड इट टफ टू मेक द कट, मतलब इस चीज़ से कंप्लाई करने के लिए। तो कंपनीज दैट जनरेट हजार्डस वेस्ट एंड डू नॉट मैनेज देम प्रॉपर्ली, उनके ऊपर पेनल्टी या फाइन वगैरह लग सकता है, या फिर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ESG म्यूचुअल फंड जो अवेलेबल हैं हमारे देश में इन्वेस्टर्स के लिए वो हैं आदित्य बिरला सन लाइफ ESG, ठीक है, ESG फंड, एक्सिस ESG फंड, SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि एक्चुअल डिफरेंस होता क्या। इतनी सारी डिस्कशन करने के बाद हम देखते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ड्यूरेशन, मनी मार्केट जो है इट डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स हैविंग मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट इट डील्स विद लॉन्ग टर्म फंड्स हैविंग मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर। नेचर ऑफ फंड्स, जो फंड्स हैं मनी मार्केट के अंदर ये रेज करे जाते हैं शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, लाइक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या कैश फ्लो मिसमैचेस। लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर फंड्स आर रेज फॉर द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स एंड नीड्स। इसके लिए कौन कौन से माध्यम होते हैं? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ईच सिंगल इंस्ट्रूमेंट इज जनरली ऑफ अ लार्ज अमाउंट, काफ़ी बड़ा होता है, और ईच सिंगल इंस्ट्रूमेंट इज जनरली ऑफ अ स्मॉल अमाउंट। आप कितने का भी खरीदो, आपकी मर्जी, आपको कौन सा शेयर या कौन सा बॉन्ड डिबेंचर क्या पसंद आ रहा है। इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? RBI, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स, बिल ब्रोकर्स। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कैपिटल मार्केट लाइक स्टॉक मार्केट, तो वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, NBFCs, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, इंडिविजुअल्स, मर्चेंट बैंक्स, अंडरराइटर्स। दे इन्वॉल्व लेसर रिस्क ड्यू टू लेसर मेच्योरिटी। इट इन्वॉल्व्स डिफॉल्ट रिस्क या फिर मार्केट रिस्क के हायर। अब ये डिफॉल्ट रिस्क का बेसिकली मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट रिस्क एज सच तो डिफाइन देखो नहीं करा जा सकता इस कंटेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क ये होता है कि जैसे आप ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंगेज्ड हो, ठीक है, आप ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंगेज्ड हो, ये क्या मैं और किसी को भी पकड़ लेते हैं।
भारत पेट्रोलियम को पकड़ लेते हैं। मैं इसका कोई भी कॉल या पुट ले रहा हूँ, मान लो 11,360 का, ये लॉट साइज है इसका 1800 का। मुझे चाहे इसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कौन सी तारीख से पहले मुझे इस डील को, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है? क्या लिखा है? 31 अगस्त 2023, राइट? देख पा रहे हो यहां पर? ठीक है। अगर मैं ये वाला लेता हूं तो 28 सितंबर, ये वाला लेता हूं तो 26 अक्टूबर। ओके, तो 31 अगस्त से पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे फिनिश करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं और मैं भूल जाता हूं, तो बिजी रहता हूं, मुझे ध्यान भी नहीं है मेरी कोई पोजीशन चल रही है, तो ये जो एक्सचेंज है ना, धन ऐप वाले, ये खुद कर देंगे मेरी पोजीशन को क्लोज और हल्की सी एक पेनल्टी लगाएंगे मेरे ऊपर। जब पोजीशन मैं खुद से क्लोज करूं या धन ऐप वाले मेरी साइड से क्लोज कर दें, उसके लिए मैंने इनको परमिशन दे रखी है। जब आप अपना अकाउंट खोलते हो तो आपको परमिशन देनी पड़ती है इन सब चीज़ों की। मतलब ऐसा नहीं कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयर पड़े हैं वो खुद से बेचना वो कर देंगे, लेकिन जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो मंथ एक्सपायरी हो रही है, कोई डेट आ रही है एक्सपायरी के लिए, उसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस आर डन ओवर फोन एंड देयर इज नो फॉर्मल प्लेस यहाँ पर। तो ये समझ के डिफॉल्ट रिस्क क्या है वैसे। ठीक है, अगर आपने उससे पहले नहीं करा, डेट से पहले या वक्त से पहले, और जैसे आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो आपको 3-3:30 से पहले अपनी पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपका मन नहीं है उसको क्लोज करने का, तो अपनी पोजीशन को इंट्राडे से फिर कन्वर्ट करके आप क्या कर लो, उसको फिर कैरी फॉरवर्ड कर लो। अब जैसे 31 अगस्त की पोजीशन है, मैंने इसको बाय करा और मैंने इसको ट्रेडिंग कर दिया, अभी इंट्राडे के लिए हो गई ये सेट। ये नॉर्मल करूंगा तो कैरी फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो गई, यानी कि 31 अगस्त का भले ही ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट था, ट्रेडिंग पे सेलेक्ट करूंगा तो फिर कल जब मार्केट खुलेगी तो कल तक के लिए वैलिड रहेगा ये मेरा नॉर्मल। मतलब अब मैं इसको घर लेकर जा सकता हूं। कब तक लेकर जा सकता हूं? 31 अगस्त तक। Transactions are done over phone and there is no formal place. Transactions are held at formal place. Example stock market. वो अलग बात है कि आपको जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन सारा काम हो जाता है। ट्रांजैक्शन टेक प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ क्या? नहीं, वो फोन पे, मतलब फोन पे इन द सेंस वो, मतलब वो बेसिकली कह रहा है कि ऑनलाइन काम हो जाता है। आपको कुछ जब भी आप बाय करते हो ना, कमर्शियल बैंक सर्टिफिकेट डिपॉजिट वगैरह, बैंक से बाय कर रहा, आपने कहीं से भी बाय करा, तो आपका फ़ोन कॉल आता है कि आपने ये बाय कर रहा है क्या, और आप कॉल करके पता कर सकते हो कि कितना टाइम पीरियड बाकी है मैच्योरिटी होने में, कितना मेरा इंटरेस्ट बन गया है, कितना मेरा ब्याज बन गया है, कब मैं लेने आऊँ अपने पैसे को, कब क्या है, क्या मैं एक और जो अभी एक बॉन्ड रिलीज़ हुआ है क्या मैं उसको उसके अंदर फ्रेश पैसा लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ। ये काम फ़ोन पे हो जाते हैं। हाँ, ऑनलाइन किसका? मनी मार्केट के अंदर नहीं, दोनों अब चीज़ें एक तरीके से वही हैं, अब तो ऑनलाइन ही है। ट्रांजैक्शंस आर डन ओवर फोन ओनली, कोई फॉर्मल जगह नहीं होती यहाँ पर। टी बिल्स के कोई ऑफिस, ऑब्वियस ही बात है, टी बिल्स के कोई ऑफिस थोड़ी ना मैंने रखे होते हैं क्या, और ट्रेजरी बिल्स खरीद लो। ऑनलाइन होता है काम, बिल्डिंग नहीं है श्रेय, मतलब बिल्डिंग नहीं है कोई यहाँ पर। मतलब आप ऑनलाइन जाकर सर्च करो, एक रिलीज डेट होगी ट्रेजरी बिल की या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, आपने वो करा और उनको कॉल करा कि मैम ज़रा प्रोसीजर बता दो कि मैं पहली बार इसको बाय कर रही हूँ, कैसे क्या करना है। उन्होंने आपको प्रोसीजर बता दिया। अच्छा मैम पेमेंट कहाँ पर होगी, तो वो आपसे बोलेंगे अकाउंट खुलवा लो और अपने बैंक से लिंक करवा लो, ऐसे ऐसे करके ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे आपके बैंक की होती है यूनो लाइट ऐप वगैरह। हो सकता है वो आपको बोले कि हम आपके इसको बैंक में लिंक कर दे रहे हैं। अब आपका एक नया विंडो ओपन हो गया है। अब जैसे आपको अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अपने फ़ोनपे वगैरह में, पेटीएम वगैरह में शो होती है, अब आपको ये इसका भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। कुछ भी प्रोसीजर हो सकता है, तो ये फ़ोन पे काम हो जाता है। आजकल बैंकों से हमें कोई दिक्कत होती है, पैसा अटक जाता है, कौन ही जाता है बैंक, बताओ। फ़ोन पे काम नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आर डन विद द हेल्प ऑफ अ ब्रोकर।
और ब्रोकर मतलब कौन, जैसे यहाँ पर इस केस के अंदर मेरा ब्रोकर कौन है, धन, ठीक है। धन मतलब दोस्तों मैं ऐप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं साहब जो आप पैसा मेरा ब्रोकर है, धन ऐप का नाम है, ये ऊपर लिखा है देखो धन। उसके बाद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट बिटवीन बोरोवर्स एंड लेंडर्स इसका बेसिक रोल है, ठीक है। मतलब कैसे भी करके जब कोई बेचना चाहे खरीदना चाहे तो वो खरीद बेच आराम से हो जाए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए कंपनी को जो भी कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो पैसा कंपनी को मिल जाए और कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ मैं भी ग्रोथ कर सकूँ, क्योंकि मैंने पैसा लगाया था, मैं भी उसका शेयर होल्डर हूँ, मैं भी उसका मालिकाना हक रखता हूँ। तो वो चीज़ होती है इसका बेसिक रोल मनी मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, ठीक है। उसके बाद इट इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विच इज़ RBI इन आवर केस। ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पर RBI का, एंड इट इज़ थ्रू द लिक्विडिटी इन द मनी मार्केट। मार्केट रेगुलेटर एक्चुअली इसका RBI है और इसका एक्चुअल केस में होता है सेबी, ठीक है। और सेबी को आप क्या कहते हो, इट इज़ रेगुलेटरी बॉडी। एक तो इसका ये भी कारण है कि उसको मतलब ये पब्लिक से पैसा चाहिए, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स या कोई भी मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए, देखो हम क्या जाने, हमें तो अपने रिटर्न से मतलब होता है, ठीक है। लेकिन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मतलब बेसिकली ये वाली बात है कि आज यार अगर मैं कई बार एक पैसा लगा रहा हूँ तो यार वो पैसा सरकार यूज़ कर ले कोई बात नहीं, लेकिन वो पैसा मुझे बढ़कर वापस चाहिए, है ना। ये भी तो बात है ना, वरना मैं घर पे ही ना रख लूँ उसको तिजोरी में। हाँ वो इसलिए क्योंकि ये कंपनीज़ की ये ज़रूरतें इससे पूरी हो जाती है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना कि कोई भी कंपनी के पास कोई कंपनी इतनी सक्षम नहीं होती है कभी भी कि इतना सारा काम, नई बिल्डिंग खड़ी करना, इतने सारे एम्प्लॉयर्स को हायर करना, कोई नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना, इतना पैसा खुद के पास नहीं होता। वो ये कहते हैं कि हमें कोई पैसा देने को तैयार हो जाए ना तो हम बहती गंगा में उसके भी हाथ धुलवा देंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप इतना तो सीख गए ना कि स्टॉक मार्केट आपको धोखा कभी नहीं देती है, और आप लोग ये भी सीख गए हो कि कब पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे मयूर देखना कितना प्रो लेवल का बना दिया मैंने श्रेया को। श्रेया अभी अच्छा टाइम है निफ्टी को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करने का, क्यों? ये देखो मयूर खली बली हो गया दिल दुनिया से मेरा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। खुशी खुशी के चलते मैं आगे लेक्चर ले नहीं पाऊँगा।